कैसा हो मेरे बच्चे लोगों, मस्त ना। एग्जाम का प्रेशर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, कोई गल नहीं, देख लेंगे एग्जाम को भी। मैं यहां पे करवा रहा हूं गाला के पेपर्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर हमने एमसीक्यू देखे थे कौन से जो पेपर नंबर 1, 2 और 3 के। आज हम करने वाले हैं 4th वाला चैप्टर के एमसीक्यू। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 20 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन हम यहां पे जब पढ़ेंगे तो रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं साथ साथ कराते जाऊंगा, तो होते हैं 20, लेकिन आपके 30 से 35 एमसीक्यू आराम से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये एमसीक्यू के ऊपर पेपर नंबर 4 के डिटेल एमसीक्यू आते हैं हमारे स्क्रीन पे। ओके बेटा जी, तो हम आ गए हैं पेपर नंबर 4 के एमसीक्यू के ऊपर। साथ साथ आपको भी अपना गाला पेपर लेके बैठ जाना है, और इसमें जो मैं बताऊं कुछ मैं ट्रिक्स एंड आपको टेक्निक्स भी साथ साथ शेयर करूंगा आपको याद करने के लिए, तो आपको वो मदद करेगी एग्जाम के पॉइंट से। ओके, which of the following statement is true for internet in the present time? अरे इंटरनेट चैप्टर नंबर कौन सा है? 1। और यहाँ पे इंटरनेट का यूज किसके लिए होता है? इट इज अ टूल फॉर स्टडिंग। हाँ सर, कुछ पढ़ा सा लगता है। ओके, देखते हैं। फुलफिल द रोल ऑफ अ टीचर, क्या ये रोल ऑफ अ टीचर फुलफिल करता है क्या? नहीं, गलत। इट इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर स्कूल, क्या सब्स्टिट्यूट ऑफ स्कूल है क्या? नहीं। इट इज ओनली टूल फॉर एंटरटेनमेंट, क्या यह सिर्फ रील को देखने में आता है क्या? नहीं जी, नहीं, ओनली नहीं होता। तो ये ऊपर के तीनों गलत है। आंसर कौन सा है? आंसर है आपका फर्स्ट, और इट इज अ टूल, ये हमारा टूल है स्टडी करने के लिए। Okay, next question. Which of the following is not used for providing information to the general public? कौन सा इसमें से फॉलोइंग है जो इंफॉर्मेशन नहीं देता जनरल पब्लिक के लिए? अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी, क्या बताया था कि यहाँ पे बेटा जी दो चीज होते हैं, एक होता है डायग्राम, एक होता है ग्राफ। जो डायग्राम होता है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। क्या होता है? जनरल पब्लिक के लिए। तो डायग्राम क्या होता है? प्रेजेंटेड टू द जनरल पब्लिक। जो क्या होता है? सिंपल, नॉन टेक्निकल, इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, और उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? बार, पाई, पिक्टोग्राम। जबकि ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है टेक्निकल, वहां पे लगता है मैथमेटिकल टूल, स्टैटिकल टूल्स। वो जो जिसको स्टैटिक्स का नॉलेज होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हीं के लिए ये यूज में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नॉलेज लगता है, मैथमेटिकल टूल्स के नॉलेज होते हैं। और ये किस प्रकार के डेटा के लिए यूज होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये यूज बाय एक्सपर्ट्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? हमको डायग्राम में बार, पाई, पिक्टोग्राम, ये इसी के टाइप है। तो कौन सा आंसर आएगा? यहां पे आएगा नॉट यूज फॉर जनरल पब्लिक, मतलब आएगा ग्राफ। ओके, मैं डिटेल में इसलिए करवा रहा हूं, मैं चाहूं ना तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट आंसर कभी भी आपको ज्यादा टाइम तक लर्न नहीं होते। कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि कुछ भी पढ़ाओ तो उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ाओ। ये हम 11th में भी फॉलो करते हैं, 12th में भी फॉलो करते हैं, और सीए में भी। हाँ जी, हम सीए फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं। अगर आपका विचार हो सीए करने के लिए तो जरूर से विजिट करना श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, न्यू सरजू अरीना के अंदर, न्यू चांदखेड़ा। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट में लिख देना, मैं आपको नंबर शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीए करना हो तो आपको सीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप मुझसे आराम से बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। कुछ भी डाउट्स हो आप मेरे को पूछ सकते हो। चलो बेटा, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये किसने दिया था? बेटा जी 20 में से मिनिमम मैं बोलूं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑथर के ऊपर होता है। अब मैं कुछ आपको है ना लाइंस बता दूंगा जो आपको मदद करेगा उस ऑथर को याद रखने के लिए। जैसे यहां पे क्या लिखा है? मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी मतलब एक से ज्यादा। क्या होता है एक से ज्यादा? इसका आंसर मैं बता देता हूं, यह है टोडारो। क्या है? टोडारो। इसका आपको ट्रिक आपको अपनी बुक में लिखना चाहिए, लिख लेना। क्या है? थोड़ा और दो, थोड़ा और दो। मल्टी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, इसलिए तो थोड़ा और दो। तो यहां पे थोड़ा और दो, थोड़ा और मतलब टोडारो। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करो, थोड़ा और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस करो ना। क्यों रुक गए? एक ही डेवलपमेंट करके क्यों रुक गए? आप थोड़ा और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करो। ओके, तो इसका आंसर आएगा ए। Next, whose expert have recommended per capita income as an indicator of economic development? तो यहाँ पे वो कौन था जिसने बताया था per capita as an indicator of economic development? Economic development के लिए per capita income is the best method. ये किसने बोला था? ये बोला था यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
किसने बोला था? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट, और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है विच इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, किसको लगता था कि ट्रू इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय कॉज व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस इवन व्हेन देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी क्या होता है, क्या होता है, प्राइस राइज होता है। ऐसे कौन से इकोनॉमिक्स में बोला था? तो इसने बोला था कीनीज ने। इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको याद शेयर करता हूं। इन्फ्लेशन की ट्रू वैल्यू, इन्फ्लेशन की ट्रू की किसके पास है? इन्फ्लेशन होता है ना, उसको देखने की, परखने की ट्रू की किसके पास है? की मतलब चाबी, यहां पे कीनीज, कीनीज। तो ट्रू इन्फ्लेशन की ट्रू वैल्यू, ऐसा कुछ वर्ड आता है ट्रू इन्फ्लेशन, तो वो हमको क्या क्या लिखना है? केनीज। ओके, की किसके पास है? मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो क्या होता है कि अभी लगेगा कि सर क्या फालतू सा है, लेकिन मेरी बात याद रख के रखो, अगर आपने ये लिख दिया और इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ लिया ना बेटा, एग्जाम में आपको जैसी आएगा ना ट्रू इन्फ्लेशन, आपको मगज में आएगा की, और की से मगज में आएगा कीनीज। तो ये क्या है? रोकड़ा मार्क्स हो जाएंगे, देखते ही आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। ओके, शॉर्ट टर्म लेंडिंग इन थियोरेटिकल सेंस इज फॉर व्हाट पर्पस, मतलब ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग होता है ना, इसका पर्पस कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? तो यहाँ पे पीरियड पूछा है, तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना आएगा? वो आएगा अप टू 1 ईयर। क्या आएगा? एक या उससे कम, मतलब अप टू 1 ईयर। ये क्योंकि क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग का आएगा 0 और 0 से लेके 1, मतलब अप टू 1 ईयर। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कौन सा चैप्टर है ये? हमारा है चैप्टर 4। एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर SLR? पहले तो बताओ, सिक्योरिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR होता क्या है? तो बेटा जी ये जो SLR होता है ना, ये हमको 3 फॉर्म में रखना पड़ता है। कौन कौन से? गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटी। बेटा ये अदर सिक्योरिटी कौन सी होती है? ये अदर सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे होता है? अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटी। अनइंकम्बर्ड का मतलब क्या होता है? अनइंकम्बर्ड मतलब जो फ्री हो, जिसके ऊपर कोई प्लेज नहीं हो। तो SLR हमको कौन से फॉर्म में रखना है? गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर रखना है। और दूसरा, इसके अंदर कितना मिनिमम, हाउ मेनी, सॉरी, इसके अंदर एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन, इसके आपको अंदर आपको व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट का आपको कितना रखना है? तो वो आएगा आपका 25%। क्या आएगा? 25%। ओके जी, ओके। हाउ मेनी मिनिमम डेली वेजेस कैलोरी per person per day is decided by Indian Council of Medical Research for Rural Area। बेटा जी मैं आपको एक चीज याद करवा दूं, आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ये MCQ के पॉइंट से याद नहीं रखना है। जब कैलोरीज की बात होती है ना, कैलोरीज की, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कितना बताया हुआ है, तो उसके अंदर जो एक है रूरल में भी बताया हुआ है, अर्बन में भी बताया हुआ है। रूरल में कितना है? 2400 कैलोरीज, अर्बन में कितना है? 2100 कैलोरीज। अब इसको आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रूरल वाला व्यक्ति होता है ना, मतलब गांव में रहता है, हाँ, एग्रीकल्चर करता है, हाँ, पैदल या तो साइकिल पे जाता है, हाँ, तो वहां पे उनका फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, हाँ जी, तो उनको कैलोरीज भी क्या चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन वहीं पे अर्बन वाला क्या करेगा? एक्टिवा पे या तो बाइक पे ब्रूम ब्रूम करके जाएगा, हाँ, एसी में बैठेगा, हाँ, हर काम को क्या करेगा? मशीन से करवाएगा, हाँ जी, तो वहां पे कैलोरी कैसे चाहिए होती है? कम चाहिए होती है। इसलिए यहां पे अर्बन के लिए 2100 और रूरल के लिए 2400। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कैन बी मेजर बाय द लॉरेंस कर्व? बेटा जी ये लॉरेंस कर्व से व्हाट कैन बी मेजर, हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है रिलेटिव पुअर्टी। कौन सा? रिलेटिव पुअर्टी। हमारा चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है कि लॉरेंस कर्व से हम क्या माप सकते हैं? तो हम रिलेटिव पुअर्टी को माप सकते हैं। इसके ऊपर शॉर्टकट की आपको क्या ध्यान रखनी है? इसके ऊपर शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कि लो इनके तो रिलेटिव भी पुअर हो चुके हैं। अरे लो इनके तो रिलेटिव भी पुअर हो चुके हैं। लो मतलब लॉरेंस और रिलेटिव पुअर मतलब रिलेटिवली पुअर। वाओ सर, वाओ, मजा आ गया ना? तो ये आप एक ये लाइन लिख लो और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के आप कमेंट में लिखना अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। वाह सर वाह, मजा आएगा मुझको भी पढ़ के। तो कमेंट में बताना जरूर कि कैसा लगा।
और मैं आपको बता दूं, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये लाइन लिख लो, और दूसरी बात 5 दिन बाद ये उठाना, आपको याद आ जाएगा कि लो इनके रिलेटिव भी पुअर हो चुके हैं, मतलब ये लॉरेंस कर्व किसके लिए यूज होता है, रिलेटिव पुअर्टी के लिए होगा। ऐसे याद रखो कि 2 दिन में वाष्पीभवन हो जाएगा, ऐसे और ऐसे कुछ अजीब प्रकार से, मतलब मजेदार शब्द से उसको जोड़ोगे ना तो वो कहानी आपको, वो शब्द, वो लेटर आपको याद रहेंगे। ओके, Give the name of the committee which was established to study the problem of unemployment। ऐसी कौन सी कमिटी थी जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रही थी? क्या ऐसी कौन सी कमिटी थी जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रही थी? तो यहां पे बेटा कौन सी कमिटी आएगी? भगवती कमिटी। कौन? भगवती कमिटी। अब मैं इसको भी याद करने का आपको एक बताता हूं ट्रिक। यहां पे पिताजी बोलते हैं भगवती, ओ भगवती, अब तो अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर का स्टडी कर ले, कब से मोबाइल देख रही है। मतलब क्या है, बाप अपने बेटी को क्या बोल रहा है, भगवती अब तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर ले। तो ऐसी कौन सी कमिटी थी? देखो, विच कमिटी, जिसने क्या किया था, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को स्टडी किया था। तो कौन सी कमिटी थी? भगवती। तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ठीक है जी। और मैंने बोला था ना शुरू में ही, मैं आपको सिर्फ 20 MCQ नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक और बता रहा हूं। आओ, आपको यहां पे एक है ना कृष्ण कमिटी थी, राजकृष्णन कमिटी। कौन सी? राजकृष्णन कमिटी। जिसने क्या किया था, राजकृष्णन कमिटी ने 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था। वो कौन कौन से थे 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इनकम का क्राइटेरिया बताया था कि अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप अपने खर्चे को भी, एक्सपेंस को भी, मतलब वो एक्सपेंस को भी इनकर कर पा रहे हो, अपने जो बेसिक नेसेसिटी को के भी लिए खर्चे कर पा, इतनी इनकम भी नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयड हो। विलिंगनेस, मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से कम जॉब कर रहे हो तो भी आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। टाइम, आप इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड एंड अनइंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड, टाइम के हिसाब से एम्प्लॉयड कौन सा था, लेस देन 28 आवर्स से ज्यादा, लेकिन 42 आवर्स ऑफ वीक से कम, याद आया। और लास्ट आता है प्रोडक्टिविटी, आप इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाए जितनी आपकी कैपेसिटी है, मतलब फुलर कैपेसिटी से काम नहीं कर पाए। तो ये क्या था, 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये किसने दिया था? तो ये दिया था राजकृष्णन कमिटी ने। आपको कैसे याद रखना है, हे कृष्णा कैसे भी करके 4 पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट याद करवा दे प्लीज। क्या? हे कृष्णा, कृष्णा से हम बोल रहे हैं कि 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ना तो आएगा कृष्णन कमिटी। लेकिन अगर क्या आएगा, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या बोलना है, ओ भगवती जी कितना मोबाइल देखेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रही, तू कर लेना। ठीक है मजा आया ना? ऐसा ही मजा देते हैं हम पूरे साल भर हमारे स्टूडेंट्स को, जब हम उनको डिटेल में पढ़ाते हैं। Which type of unemployment arise due to technological development? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो ये शायद आपको क्लिक हो चुका होगा। मैं बता दूं, जैसे स्मार्टफोन और कीपैड फोन से जब स्मार्टफोन में जाते हैं तो जो वर्कर जो स्मार्टफोन को असेंबल करना चाहते हैं, लेकिन कीपैड फोन को असेंबल करना चाहते हैं लेकिन स्मार्टफोन को नहीं, तो उनको उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल। मतलब उस ड्यूरेशन में कि जब वो शिफ्ट होते हैं, मतलब कि कीपैड की मोबाइल बंद हो गई, जॉब चली गई, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग लेके आए, पैसे दिए, ट्रेनिंग सीखी, काम सीखा, अप्लाई किया, उनको जॉब मिली, तो जो ड्यूरेशन तक वो अनएम्प्लॉयड थे ना, उस अनएम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। ओके, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बेटा जी गौर करना, फटाफट सॉल्व मत करने, अच्छे से पढ़ना। ये बोला हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस कब कैलकुलेट किया था? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस कब कैलकुलेट किया था? 1951 के अंदर। कौन से में? 1951 के अंदर। ओके, इन विच ईयर द फर्स्ट पॉपुलेशन, आ गया जी, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वॉज अंडरटेकन इन इंडिया। क्या बोला हुआ है? इंडिया का फर्स्ट सेंसस, मतलब इंडिपेंडेंस का नहीं, इंडिया का। बेटा जी जब ये आएगा ना तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 1871 विच एक्चुअली शुड बी। देखो यहां पे ना कुछ गड़बड़ है, यहां पे आपको अगर आप बुक्स में भी देखोगे, आपका चैप्टर नंबर 7 यहां पे 1871 दिया हुआ है, मगर बुक्स में एक्चुअल में दिया हुआ है 1891।
ओके, तो आप उसको भी चेक कर लेना, मैंने मेरे एंड से देखा हुआ यहाँ पे 1871 है, मगर यहाँ पे 1891 का ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ऑप्शन नहीं है तो फिर हम जो इसके ज्यादा नजदीक है उसको टिक लगा दिया। बाकी बोर्ड में आपके ऐसा कुछ आने वाला नहीं है कि भाई ये मिस प्रिंटिंग की भूल लगती है। यहाँ पे बेसिकली कितना होना चाहिए, 1891। ओके, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट इज अपॉइंटेड to inform Indian farmer about the various types of pesticides and its general and its level of poison। मतलब क्या है, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो किसको बता रही है, फार्मर को बता रही है, किसके बारे में बता रही है, पेस्टिसाइड्स, कितना पेस्टिसाइड्स और पॉइजन वगैरह ऐड करना चाहिए। कौन सा चैप्टर है, एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 8। कौन सा आएगा, ये आएगा CIBRC। क्या आएगा, CIBRC। बेटा जी CIBRC क्या होता है, ये होता है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। ओके, जिसका काम ही क्या होता है, लोगों को बताना, यहाँ पे रेगुलेट करना, रजिस्टर करना, प्रोवाइड फार्मर विद द इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक लेवल कितना होना चाहिए। तो वही पूछा था हमको, क्या टॉक्सिक लेवल कितना होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स कितना होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे ये CIBRC होगा। आपको याद कैसे रखना है, इसके बारे में भी लाइन लिख लेना। यहां पे आपको क्या याद रखना है, फार्मर को CID, आप सोनी टीवी पे आता था CID, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो फार्मर को CID ने क्या बताया कि कितना पेस्टिसाइड्स यूज करना है। मतलब फार्मर को CID बताएंगे, कौन बताएगा, CID बताएंगे। तो यहाँ पे वही तो पूछा है कि फार्मर को कौन बताता है, CID। वैसे ये CID है लेकिन यहाँ पे CIBRC है, वो आपको क्लिक हो जाएगी, CID CIBRC। ओके, तो वो फार्मर को कौन बताएगा, CIBRC। CID, कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये वाला। Next, what happened to the value of the Indian currency in the international market when the exchange rate falls for India? बेटा जी आपको इसमें याद रखना है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, अभी करंटली सपोज 85 रुपीज पर डॉलर एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज रेट कितना हो जाता है, ये एक्सचेंज रेट हो जाता है 95 रुपीज पर डॉलर और 75 रुपीज पर डॉलर। दोनों केस के अंदर बेटा जी यहां पे एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। एक्सचेंज रेट का बढ़ना मतलब रुपीस की वैल्यू डिक्रीज होना, एक्सचेंज रेट बढ़ना मतलब रुपीस की वैल्यू बढ़ना। यहां पे एक्सचेंज रेट क्या हुआ, एक्सचेंज चलो पूरा लिख दे, एक्सचेंज रेट इंक्रीज, इसका मतलब रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपी की वैल्यू फॉल्स। और अगर यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है बेटा जी, घट रहा है, डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। इनवर्स रिलेशन, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है मतलब रुपीस घट रहा है, और एक्सचेंज रेट घट रहा है मतलब रुपीस बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन द इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट व्हेन द एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, फॉल होता है। तो बताओ इंडियन करेंसी की क्या होगी, इंडियन करेंसी की वैल्यू राइजेस होगी। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ द सम ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। बेटा जी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसके डेबिट तरफ होता है, एक तरफ क्रेडिट तरफ होता है। डेबिट में सारे आउटफ्लो होते हैं, क्रेडिट में सारे इनफ्लो होते हैं। अब यहाँ पे बेटा जी डेबिट मतलब क्या हुआ, डेबिट का मतलब यहाँ पे डेबिट का मतलब होता है सारे आउटफ्लो, मतलब वहां पे कैश आउट हो रही है, क्या हो रही है, कैश गोइंग, ठीक है। इज मोर देन सम ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो। क्या होता है, इनफ्लो का मतलब कैश इन आता है। बेटा जी पैसा ज्यादा आ रहा है, मेरी जेब में 100 रुपए आ रहे हैं और जेब से 50 रुपए जा रहे हैं, या तो एक जेब में सपोज 100 रुपए आ रहे हैं और जेब से 80 रुपए जा रहे हैं, कितने बच गए, 20 रुपए बच गए। इसी को बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्लियर है ना। तो व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ द सम ऑफ क्रेडिट
क्रेडिट साइड का इज मोर देन द सम ऑफ डेबिट। तो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया, क्रेडिट का मतलब इनफ्लो, इनफ्लो आया 100, डेबिट का मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो कम है और क्रेडिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। आया 100 गया 80, बचा कितना 20 मेरी जेब में, मतलब मेरे पास कितना बच गया, सरप्लस बच गया। उल्टा करो बेटा, आया 100 गया 150, क्या आया 100 गया 150, मतलब मेरे को कितनी की कमी हो गई, 50 रुपए की डेफिसिट हो गई। ओके, तो आपको ये देखिए ध्यान रखना है कि कौन सा बैलेंस ज्यादा है। ओके, व्हाट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर? कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब क्या होता है, जहां पे लोग मिल बांट के काम करते हैं। द सेक्टर रन बाय द पीपल, द सेक्टर रन बाय द गवर्नमेंट, द सेक्टर रन ऑन कोऑपरेशन। एक दूसरे के कोऑपरेशन से जो सेक्टर रन होता है उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आंसर आएगा सी। ओके, नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अप टू 25 लाख? ऐसी कौन सी प्रकार की इंडस्ट्री है जिसके अंदर लिमिट 25? ये तो हमको आता है भाई, कौन सा आएगा, ये आएगा आपका टीनी इंडस्ट्री। कौन सा आएगा, टीनी इंडस्ट्री। देखो यहां पे मैंने ओके, यहां पे अप टू 25 होता है। आपको क्या याद रखना है, टाइनी इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, तो आपको टाइनी इंडस्ट्री पे टिक मारना है, ठीक है। Approximately what was the percentage of population living in the city in 2011? कितनी पब्लिक 2011 के अंदर कहां पे रह रही थी, सिटीज में रह रही थी, कितने अर्बन एरिया में रही थी। चैप्टर नंबर क्या है 11, कितना परसेंट आएगा आपका 32%। 32% पब्लिक ऐसी थी जो क्या कर रही थी, रूरल से शिफ्ट होकर अर्बन में आई थी। यहाँ पे टोटल 32% लोग अर्बन में रह रहे थे। ओके, नेक्स्ट, Who formulate the agroforest model? एग्रोफॉरेस्ट मॉडल किसने फॉर्मुलेट किया? चैप्टर नंबर 12। ओके, किसने किया है? सुभाष पालेकर। कौन है? सुभाष पालेकर। आंसर आएगा डॉक्टर सुभाष पालेकर, एग्रोफॉरेस्ट मोलिकर। ओके, तो यहां पे हमारा क्या होता है बेटा जी, यहां पे हमारा जो चौथा चैप्टर के जो एमसीक्यू थे वो हमने बड़े ही अच्छे और डिटेल मैनर में कंप्लीट किए। तो बेटा जी यहां पे मैंने अपना बड़ा ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई है आपको, उसको याद करने पे, तो आपको वो ध्यान से रखना है, वो ट्रिक्स लिख देनी है और क्या करेंगे ये मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखोगे आपको एमसीक्यू बड़े ही मजेदार लगेंगे। 20 में से 20 मेरा है दावा लाने का और आप लेके आओगे। लिखो कमेंट में, यस सर मैं लेके आऊंगा। ठीक है, चलो कुछ मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से करना। बाय बाय बेटा।